आइए आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। तो बोर नामक साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक मॉडल दिया है, इसीलिए उनके नाम पर इसको बोर मॉडल बोलते हैं। वैज्ञानिक का नाम नील बोर है। 1885 से 1962 के बीच उनका जीवन साइकिल है। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डेनिश भौतिकी वैज्ञानिक नील बोर ने सन 1911 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ 1 वर्ष बिताया। सन 1913 में वे कोपेनहेगन लौटे, जहां वे जीवन पर्यंत रहे। यहाँ 1920 में इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के निदेशक बने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोर ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए उत्साहवर्धक कार्य किया। उन्हें सन 1957 में एटम्स ऑफ पीस सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील बोर ने सन 1913 में की। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील बोर ने सन 1913 में की। सन नहीं याद करना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि नील बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना एवं उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। उन्होंने प्लैंक के ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। उन्होंने किस फार्मूले का उपयोग किया? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को लेकर के रिसर्च किया और उसके बारे में समझा। यद्यपि बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रा में कई बातों को तर्कसंगत रूप से समझने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जो है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी कई चीज़ों को तर्कसंगत ढंग से समझने के लिए बोर का मॉडल उपयोगी है। बोर का मॉडल निम्नलिखित अभिग्रहितों पर आधारित है। तो अभिग्रहित को इंग्लिश में देखिए पास्टुलेट्स बोलते हैं। तो अभिग्रहित या पास्टुलेट का मतलब होता है स्वयं सिद्ध मान लेना। स्वयं सिद्ध मान लेना, या ये कह सकते हैं कि अपने आप में खुद ही प्रमाण है। ये मतलब होता है अभिग्रहित या पास्टुलेट्स का। तो पहला क्या है उनके मॉडल का? अभिग्रहित मतलब स्वयं प्रमाण। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। तो सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथों में घूम सकते हैं और उन पथों की ऊर्जा भी निश्चित है। निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ये कह सकते हैं इसको। तो देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है? दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। इन पथों को या इन रास्तों को कक्षा कह सकते हैं, या स्टेशनरी स्टेट्स मतलब स्थिर अवस्था, आर अलाउड एनर्जी स्टेट या ऊर्जा स्तर कह सकते हैं इनको। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से में व्यवस्थित होती हैं। संकेंद्रीय मतलब केंद्र सबका नाभिक ही है, और संघ का मतलब साथ साथ का मतलब सबका नाभिक केंद्र
न्यूक्लियस ही है, नाभिक ही सबका केंद्र है, उसके चारों ओर चक्कर लगाया जा रहा है। अगला क्या कह रहा है, को निशान लगाते जाइए। अगला कह रहा है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और जैसा हमने बताया था कि कोई मान लीजिए न्यूक्लियस है, कोई ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है। अब इसके चारों ओर जो है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये चक्कर लगा रहा है मान लीजिए। तो ये अपने ऊर्जा स्तर से अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा की कमी होगी, तभी ये न्यूक्लियस के पास आकर के इस छोटी कक्षा में चक्कर लगाएगा, या फिर ऊर्जा लेकर के और उसकी कक्षा थोड़ा और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करके न्यूक्लियस से जब ऊर्जा मिल जाएगी, ताकत ज़्यादा आ जाएगी, तो न्यूक्लियस के आकर्षण से थोड़ा दूर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। जब ऊर्जा ज़्यादा पा जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा, या फिर इसी का उल्टा कह देगा, जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जब ऊर्जा निकाल देगा तो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ये कहने का मतलब है। समीकरण 2.16 में दिखाया गया है, अभी आगे देखते हैं। ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। ऊर्जा का जो चेंज है वो सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस हमेशा नहीं होता रहता है, कभी कभी होता है। अगला कुछ क्या है, इनको सबको निशान लगाते जाइए। डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषण अथवा उत्सर्जित विकिरण को अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्न रूप से दिया जा सकता है। तो देखिए, जो डेल्टा ई है हमारा, ये ऊर्जा का अंतर है उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर में। उसी को E2 - E1 कर दिया है, क्योंकि E2 मतलब उच्च वाला है, तो ज़्यादा में कम घटाया है। तो ये हमारा फार्मूला दे दिया। न्यू है आवृत्ति, E = h पढ़ते थे ना, ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो चूंकि दो ऊर्जा स्तरों की बात हो रही है तो उनके बीच का अंतर होगा, इसीलिए डेल्टा E लिखा है। तो E2 - E1/h कुछ अलग नहीं है, बात वही है, केवल E = h जो फार्मूला होता है उसी को न्यू = E/h लिख दिया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर दो ऊर्जा स्तर हैं, इसलिए डेल्टा E/h लिखा है। अब दो ऊर्जा स्तरों में एक को E2 मान लिया है, दूसरे को E1 मान लिया है, तो E2 - E1/h कर दिया। अब आगे देखते हैं। जहां E1 तथा E2 क्रमशः निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर की अवस्थाएं हैं, तो इसको ध्यान देना। E2 निम्न है और E1 निम्न है और E2 उच्च ऊर्जा स्तर है। इस समीकरण को बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। तो ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है न्यू = E2 - E1/h, ये बोर का आवृत्ति नियम कहलाता है। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, अब देखिए इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो देखिए जब घूमेंगे तो अगर यहाँ से हम एक रेखा खींच दें, मान लीजिए त्रिज्या है जो कक्षा है,
एक ये है, तो देखिए ये चाप हो जाएगा और यहाँ पर अगर ऐसे खींच दिया जाए तो ये हमको एक कोण प्राप्त हो जाएगा, मान लीजिए थीटा है। तो अब चूंकि कोण प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए क्लॉकवाइज मतलब सुई की दिशा में घूम रहा है, तो घूमेगा तो कोण बनेगा। तो ये जो वेग है इसको कोणीय वेग कह दिया गया, क्योंकि कोण बन रहा है वृत्त में घूमने में, वृत्ताकार पथ में। तो वही कह रहा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। क्वांटित का मतलब निश्चित। जैसे क्वांटम थ्योरी पीछे पढ़ते थे तो हम पढ़े थे कि जो प्रकाश में फोटॉन पाए जाते हैं उनमें ऊर्जा क्वांटा के रूप में होती है, और वो 0 हो सकती है, h न्यू हो सकती है, 2h न्यू, 3h न्यू, ऐसे करके अनंत तक थी। मतलब दशमलव में कुछ नहीं हो सकता, मतलब 1/2, 1/3 ये सब नहीं हो सकती है, क्योंकि फोटॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते। तो इसलिए जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। दी हुई स्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो देखिए जो कोणीय संवेग होता है J उसका फार्मूला mvr होता है। ये अभी आप याद कर लीजिए, आगे ये सब मिलेंगे, आगे ये मिलेंगे। जो संवेग होता है रेखीय संवेग, उसका फार्मूला होता है, इसको P लिखा जाता है, रेखीय संवेग P mv होता है। अब चूंकि कोणीय संवेग जो है उसमें त्रिज्या भी आ जाती है, इसलिए J mvr उसका फार्मूला होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है तो यहाँ पर E आ जाएगा। ये जो है NH/2π के इक्वल होगा, वो बोर अपने उसमें बता रहे हैं। तो वही कह रहा है कि दी हुई स्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। mvr NH/2π, mvr NH/2π। ये जो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है उसकी कक्षा में। यहाँ n कक्षा की संख्या देखिए, mv इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, me v वेग हो गया, तथा r उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखिए उस कक्षा की त्रिज्या जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक होगा। कितना बड़ी बात है। इसी को क्वांटम के हिसाब से कह रहा है कि उन्हीं में घूम सकता है जिसमें NH/2π, अगर n की जगह 1 रख दें या 2 रख दें, 2 रख देंगे तो 2h/2π यानी h/2π आ जाएगा, उसकी पूर्णांक पे ही रखना है। तो वही कह रहा है कि अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणक होगा, क्योंकि n बराबर 1 2 3 है, दशमलव में नहीं है ना बटे में है, तो इसलिए पूर्णांक गुणक होगा, उन्हीं में घूम सकता है। इसका अर्थ है कि कोणीय संवेग क्वांटित होता है। इसी से पता चल रहा है कि चूंकि क्वांटम थ्योरी में फोटॉन की जो ऊर्जा है वो पूर्णांक में ही होती है, इसीलिए कोणीय संवेग भी क्वांटित होता है। जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन अथवा उत्सर्जन होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अपनी ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा लेना पड़ेगा, तो लेके जाएगा तो अवशोषण होगा। अगर नीचे वाली में आता है तो ऊर्जा निकालना पड़ेगा, तो निकाल के नीचे वाली कक्षा में आएगा तो उत्सर्जन होगा। अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। तो इसको ध्यान देना है कि अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। यही कारण है कि कुछ निश्चित कक्ष की अनुमत होते हैं, यही कारण है कि कुछ निश्चित कक्ष ही अनुमत होते हैं, मतलब उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, उन्हीं में घूमने की अनुमत का मतलब अनुमति है इलेक्ट्रॉन को घूमने की।
बोर की स्थायी अवस्थाओं की ऊर्जाओं के विचलन का मतलब डेविएशन, उससे हट जाना। बोर की स्थायी अवस्थाओं की ऊर्जाओं के विचलन के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी काफ़ी जटिल है। तो बोर ने जो ऊर्जा स्तर है, उनकी इलेक्ट्रॉन की अवस्था, उनके बारे में जो विचलन या डेविएशन बताया वो काफ़ी जटिल है, अतः उसे आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अब बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या बताया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिख रहा है कि अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। तो देखिए इसको पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। तो जब एक अगर ऊपरी कक्षा में जाएगा तो अवशोषण करके जाएगा, अगर नीचे वाली कक्षा में आएगा तो उसी ऊर्जा को उत्सर्जित करके आएगा। तो यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय तरंगें जो मैक्सवेल ने बताया था कि जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई चर्चा बोर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा है कि अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। यही कारण है कि कुछ निश्चित कक्ष की ही अनुमत है। इसीलिए ये कारण है कि यहाँ पर कुछ निश्चित कक्षों में ही इलेक्ट्रॉन को घूमने की अनुमति है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्षेत्र का कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया। बोर की स्थायी अवस्थाओं की ऊर्जाओं के विचलन के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी काफ़ी जटिल है, अतः उसे आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n बराबर 1 2 3 ... आगे तक भी होगा के द्वारा व्यक्त किया गया है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसको ध्यान देना है। अब अभी हम समझेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है। खंड 2.6.2 में ये बताया गया है, तो उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो स्थायी अवस्था है इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें जो स्थायी कक्षा उसमें जो घूम रहा है, तो अगर उसकी त्रिज्या निकालना हो तो हम ये फार्मूले से निकालेंगे। Rn = n² A0। यहाँ A0 52.9 पिकोमीटर है। इस प्रकार इसको भी याद रखना है कि A हमारा 52.9 पिकोमीटर है। इस प्रकार पहली स्थायी अवस्था जिसे बोर कक्षा कहा जाता है कि त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होगी, क्योंकि ये 52.9 हो गया और ये पहली कक्षा के लिए n हमारा 1 हो जाएगा, तो 52.9 त्रिज्या आ जाएगी। साधारणतया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा n बराबर 1 में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही पाया जाता है हाइड्रोजन के पास तो कक्षा एक ही होगी, इसीलिए कह रहा है साधारणतया वो इसी में पाया जाता है। n के बढ़ने के साथ r का मान बढ़ता है। जब n बढ़ेगा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। तो मान लीजिए पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, दूसरी के लिए n बराबर 2 हो जाएगा, तीसरे के लिए n बराबर 3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो वही कह रहा है कि n के बढ़ने के साथ r का मान बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि कक्षा और बड़ी होती जा रही है, तो त्रिज्या r मतलब त्रिज्या बढ़ती जाएगी।
दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर उपस्थित होता है, जैसा कि अभी हमने फिगर बना के देख लिया। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थायी अवस्था की ऊर्जा है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो स्थायी अवस्था की ऊर्जा जो है, इसको निम्न फार्मूले द्वारा दिखाया जा सकता है। ये फार्मूला ही आपको याद करना है, n बराबर 1 2 3 दिया गया है, जहाँ RH इक्वल टू रिडबर्ग स्थिरांक है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान 2.18 इंटू 10⁻18 जूल होता है। तो इसको ध्यान देना कि RH हमारा रिडबर्ग स्थिरांक है और इसका मान जो है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल होता है। तो ये फार्मूले आप याद कर लीजिए। En बराबर -RH 1/n², जहाँ n बराबर हमारा 1 2 3 है। अब देखिए, निम्नतम अवस्था जिसे तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, मतलब जिसके लिए n बराबर 1 हो, यानी पहली कक्षा सबसे न्यूक्लियस के नज़दीक होगी, सबसे तल में है, बाकी सब ऊपर हैं। जैसे घर बनाया जाए तो कहेंगे प्रथम तल है, द्वितीय तल है, तृतीय तल, तो इसीलिए पहली कक्षा को प्रथम तल वाली कक्षा कह दिया। ऊपर वाली कक्षा या ऑर्बिट को ऐसे 2 3 4 नाम देते जाएंगे। तो वही कह रहा है कि निम्नतम अवस्था जिसे तलस्थ अवस्था भी कहते हैं कि ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा E1 बराबर, यहाँ RH की वैल्यू रख देंगे, निगेटिव साइन है तो निगेटिव लगा देंगे, 1/, अब पहली कक्षा होगी, तल में सबसे पहली कक्षा ही होगी, तो उसके लिए मान 1 रख दिया n की वैल्यू, तो आ गया -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो इस तरह एक का निकाल के दे दिया है। अब आप इसी से जो है सबका निकाल सकते हैं। N2 के लिए 2 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। चित्र 2.11 में हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्थायी अवस्थाओं में ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को दिखाया गया है। इसको ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं, यानी एनर्जी लेवल डायग्राम कह सकते हैं हम लोग। तो चित्र 2.11 देख लेते हैं। तो ये देखिए चित्र 2.11 जो हम लोग पढ़ चुके थे, तो यही ऊर्जा स्तर है। देखिए N1 हो गया, N2, N3, N4 इस तरह। तो यही ऊर्जा स्तर डायग्राम है। ये देखिए ऊर्जा लिखा है, मतलब ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ रही है। तो ये N2 कक्षा है, N3 लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, देखिए हमको आज तक भी याद है। तो N1 में गिरेगी ऊर्जा स्तर, N1 में विकिरण गिरेगी तो उसको लाइमन बोलेंगे। N2 में ऊपर से कहीं से भी गिरेगी तो बामर बोलेंगे। तो इनको ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इसको ऊर्जा स्तर आरेख कहा जाता है, यानी एनर्जी लेवल डायग्राम। जब इलेक्ट्रॉन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ऊर्जा स्तर आरेख कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब ऊर्जा का मान 0 लिया जाता है। इसको ध्यान दीजिए, जब नाभिक के प्रभाव से मुक्त होगा तो उस समय हम ऊर्जा का मान 0 लेंगे, ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे कि वो नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो रहा है तो उसकी ऊर्जा उस समय 0 ले लेंगे। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुख्य संख्या n बराबर अनंत की स्थायी अवस्था से संबंधित होता है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो मुख्य संख्या है वो n बराबर अनंत की स्थायी अवस्था से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि जब वो नाभिक के आकर्षण से मुक्त होगा इलेक्ट्रॉन तो नाभिक से दूर चला जाएगा, इसका मतलब वो अनंत में चला जाएगा, अब नाभिक के पास नहीं आएगा, ये कहने का मतलब। तथा आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। इस अवस्था में क्या होगा,
जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धन चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो चूंकि उसमें ऋणात्मक होता है तो ऋण चार्ज आ जाता है। तो जायज़ बात है कि अब जो हमारा नाभिक है वो धनायन की तरह व्यवहार करेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि तथा आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है, क्योंकि आयनित हो गया। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है तथा यन कक्षा में उपस्थित होता है, तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अनंत में चला गया तो ऊर्जा जो है नाभिक के पहले आकर्षण में बंधा था तो ऊर्जा मिली होगी, तभी उस आकर्षण को छोड़ के वो आकर्षण रूपी डोरी को तोड़ करके वो अनंत में गया। अब अगर वहां से आएगा लौट के तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तभी आ पाएगा। तो जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वहां से नाभिक के पास आ जाएगा। तो वही कह रहा है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा जब नाभिक के पास आएगा और इसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है। जब नाभिक के एकदम पास में आ जाएगा पहली ही कक्षा में तो वो निम्न हो जाती है। समीकरण 2.13 में ऋण चिन्ह इसी कारण होता है। 2.13 में जो ऋण चिन्ह है उसका कारण यही है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। तो यहां से अंडरलाइन करिए। ऋण चिन्ह ये दिखाता है कि ऊर्जा इसके पास जो थी वो निकल गई है, यानी ऊर्जा निकली है तो ऋणात्मक लिखा जाएगा और आएगी ऊर्जा तो धनात्मक लिखा जाएगा। इसीलिए ऊर्जा निकलने की वजह से यहाँ पर ये देखे सब जगह ऋण चिन्ह लगा दिया गया। इसको अंडरलाइन करिए और आगे भी अंडरलाइन करेंगे। ये सब भी हम अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको पता चले कि ऋण चिन्ह क्यों लगा हुआ है। और इसकी शून्य ऊर्जा की संदर्भ अवस्था तथा n बराबर अनंत के संबंध में इसके स्थायित्व को दर्शाता है। अब देखिए, जब अनंत में उसकी ऊर्जा शून्य है, अभी बताया कि नाभिक छोड़ के जाएगा तो शून्य माना जाएगा। अब नाभिक के पास आ गया तो ऋणात्मक माना गया। तो जो ऊर्जा शून्य है वो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को दिखाता है, और जब इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के पास आ जाएगा तो वो परमाणु बन जाएगा। तो नाभिक के पास आना परमाणु के स्थायित्व को दर्शाएगा। लेकिन जब n बराबर अनंत ऊर्जा है तो वही कह रहा है इसकी शून्य ऊर्जा को की संदर्भ अवस्था तथा n बराबर अनंत के संबंध में इसके स्थायित्व को दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब नाभिक को छोड़ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अनंत में तो उसकी ऊर्जा शून्य मानी जाएगी। जब नाभिक के पास आके बंध जाएगा तो उसकी ऊर्जा निगेटिव मानी जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है समीकरण 2.13 में ऋण चिन्ह इसी कारण होता है और इसकी शून्य ऊर्जा की संदर्भ अवस्था तथा n बराबर अनंत के संबंध में इसके स्थायित्व को दर्शाता है। अब अगला पॉइंट घा क्या कह रहा है, देखिए दो बाक्स पीछे छूटे उनको अभी पढ़ेंगे। घा कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के समान उन आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर भी बोर के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यदि कोई आयन ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां भी बोर का सिद्धांत लागू हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए उसने लिख दिया He प्लस Li+2 Be+3। He में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल जाएगा तो He में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2He4 लिखा जाता है, 2He4। तो ये परमाणु क्रमांक है यानी प्रोटॉनों की संख्या, और यही उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो एक निकल जाएगा तो एक प्लस आ गया। अब देखिए Li3Li7 होता है, 3Li7 इसका फार्मूला, मतलब इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 निकल जाएंगे
2 निकले तभी प्लस का 2 आया कि मतलब 2 निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बचेगा। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा नाभिक के पास, तो परमाणु में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बचा इसलिए यहाँ भी बोर का नियम लागू हो जाएगा। अब Be का फार्मूला होता है 4Be8। अब जाहिर सी बात है कि 4 है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो Be+3 बन जाएगा। अब 3 निकल गए तो इसके पास भी एक ही बचेगा, तो एक है, एक ही परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए यहाँ भी बोर का नियम लागू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक है, चाहे वो आयन हो चाहे वो कोई उदासीन परमाणु हो, सब जगह बोर का नियम लागू होगा। इस प्रकार के आयनों हाइड्रोजन के समान स्पीशीज कहलाते हैं। तो इस प्रकार के आयनों को हाइड्रोजन के सेम स्पीशीज मानते हैं। इस तरह प्रकार के आयनों से संबंधित स्थानीय अवस्थाओं की ऊर्जाएं निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जा सकती हैं। तो इनके लिए समीकरण क्या हो सकता है उसको नीचे बताया जा रहा है। तो इसके लिए समीकरण ये हो जाएगा En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² जूल में ऊर्जा का मात्रक है, तो जूल लिख दिया। अब देखिए यहाँ 1 था n², 1/n², अब यहाँ पर Z/n² आ गया, जहाँ पर Z हमारा परमाणु क्रमांक है। अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो ये एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक। अब देखिए जैसे 2He4 है, 2He4, तो ये परमाणु क्रमांक है, इंग्लिश में इसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ये परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या इसी को बोलते हैं, तो ये हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा, या इसी को मास नंबर बोल देते हैं, मास नंबर कह देते हैं। तो इसको ध्यान देना है। तो अब चूंकि यहाँ पर सब स्पीशीज का अलग अलग एटॉमिक नंबर, इसलिए यहाँ पर 1/n² जो था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके Z²/n² कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। त्रिज्या को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। अब अगर त्रिज्या निकालने की बात आ जाए तो उसको निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम लोग दिखाएंगे। Rn बराबर 52.9 n²/z, पिकोमीटर में ये फॉर्म आएगा। यहाँ पर देखिए 1 था, En बराबर -RH, त्रिज्या के लिए वहाँ पीछे भी एक फार्मूला था। तो यहाँ पर Rn बराबर 52.9 n²/z² हो गया। इसको ध्यान देना, जहाँ Z हमारी परमाणु संख्या है, पीछे हमने बता दिया, इसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। हीलियम और लिथियम परमाणुओं के लिए इसका मान क्रमशः 2 और 3 है। अब देखिए हीलियम और लिथियम, हीलियम जो है, हीलियम को 2He4 लिखा जाता है, लिथियम को 3Li7 लिखा जाता है। लिथियम है या हीलियम, तो ये 2 है परमाणु क्रमांक के द्रव्य परमाणु संख्या, और लिथियम के लिए 3 है। तो वही कह रहा है कि हीलियम के लिए 2 और लिथियम के लिए 3 है। उपरोक्त समीकरणों से यह विदित है कि Z के बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि यहाँ ऋण चिन्ह लगा है, Z बढ़ेगा तो E ज्यादा आएगा क्योंकि समानुपाती है, N बढ़ेगा तो E कम आएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब चूंकि मान निगेटिव में आएगा तो जाहिर सी बात है Z बढ़ेगा तो E का मान निगेटिव में ज्यादा आएगा। इसीलिए कह रहा है कि उपरोक्त समीकरणों से यह विदित है कि Z के बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है क्योंकि ऊर्जा का मान ऋण में ज्यादा आएगा, तथा त्रिज्या कम हो जाती है। अब Z का मान बढ़ेगा तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा क्योंकि ये बटे में है। तो वही कह रहा है कि तथा त्रिज्या कम हो जाती है क्योंकि E का मान बढ़ेगा, Z का मान बढ़ेगा, तो Z इसमें व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए ये घट जाएगा।
इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधा होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दृढ़ता से बंधा हुआ है, क्योंकि जेट का मान बढ़ने से त्रिज्या कम हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेग को गणना करना भी संभव है। तो ये कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनके वेग यानी वेग को भी हम निकाल सकते हैं। यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया है। गुणात्मक रूप से नाभिक पर धनावेश के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है तथा मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ यह घटता है। इसको ध्यान देना है। अब देखिए इसको कैसे समझा जाए। इसको ऐसे समझा जाएगा कि नाभिक में अगर धनावेश बढ़ा देंगे तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो ऋण है, तो धन ऋण को खींचेगा, तो जाहिर सी बात है कि नाभिक के ज़्यादा पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके जो कक्षा है वो छोटी हो जाएगी। तो छोटा पहिया घुमाइए, देखिए बहुत जल्दी राउंड मारता है, तो कक्षा कम हो जाएगी, तो वही कह रहा है वेग बढ़ जाएगा। ज़्यादा पास हो जाएगा तो और जल्दी जल्दी घूमेगा, तथा मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ यह घटता है। अब मुख्य क्वांटम संख्या n, तो n बढ़ने का मतलब उसकी कक्षा बढ़ रही है, तो नाभिक से दूरी बढ़ रही है, तो कक्षा बड़ी हो जाएगी तो धीरे धीरे घूमेगा, ये कहने का मतलब। वैसे इसका सटीक कोई यहाँ पर अभी वो नहीं दिया गया है फार्मूला। ये कह रहा है कि इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेग की गणना करना भी संभव है, यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया। अब देखिए पीछे जो बॉक्स में छूट गए थे उनको देख लेते हैं। एक तो ये छूट गया था कोणीय संवेग। तो जिस प्रकार द्रव्यमान और रेखीय वेग का गुणनफल संवेग होता है, उसी प्रकार कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जड़त्वागुण आई और कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल होता है। तो जो है J बराबर आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा होता है, और V इक्वल टू आर ओमेगा होता है। रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग होता है। तो ओमेगा इक्वल टू V अपान आर हो जाएगा। तो ओमेगा की जगह V अपान आर रख सकते हैं, V अपान आर, और I बराबर mr स्क्वायर होता है। बहुत बार जो है, अब चूंकि यहाँ स्मॉल है तो इसको भी स्मॉल लिखते हैं, बहुत बार हमने निकाल के बताया। तो I की जगह जब mr स्क्वायर रख देंगे, mr स्क्वायर और V अपान आर तो यह है, तो ये आर से ये कट जाएगा एक, तो एम आर वी आ जाएगा, या इसी को एम वी आर कह सकते हैं। इस तरह आया है, तो यही जो है देखिए डायरेक्ट कर दिया है, तो एम वी ई आर आ गया। इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिख दिया है। तो ये जैसे हमने निकाला है इसी तरह उसने निकाल दिया। आगे देखते हैं, एक ये बॉक्स है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा En का क्या अर्थ है? हाइड्रोजन परमाणु में हर संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन के मान में ऋण चिन्ह होता है। समीकरण 2.13 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ऋण चिन्ह ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है? यह ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से कम है। ये देखिए ध्यान देना है कि इस ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से कम है। यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, हमारा नाभिक को छोड़ के चला गया, इसका मतलब वो ऊर्जा लेके गया होगा, तो उससे इसकी ऊर्जा कम है। स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक से अनंत दूरी पर होता है। तो स्थिर अवस्था उसको कह रहा है कि नाभिक से बहुत दूर चला जाए, तो जैसी बात अनंत में होगा तभी नाभिक का आकर्षण से वो खींच के आ नहीं पाएगा, तो उसी को स्थिर अवस्था बोल रहा है।
क्योंकि अब वो स्थिर है, अनंत में है, नाभिक या किसी चीज का आकर्षण ही नहीं, तभी वो एक जगह स्थिर रह पाएगा। इसकी ऊर्जा को शून्य मान लिया जाता है, तब वहां पर इसकी ऊर्जा को शून्य मान लिया जाएगा कि अब इसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई चीज स्थिर है, मतलब घूमने फिरने की में सक्षम नहीं है। जैसे आदमी मर जाता है तो उसके शरीर की ऊर्जा निकल जाती है, तो वो स्थिर एक जगह पड़ा रहता है। गणित में इसका अर्थ यह है कि समीकरण 2.13 में n बराबर अनंत रखा जाए, जिससे e अनंत बराबर 0 प्राप्त होगा। तो गणित के हिसाब से अगर हमें प्राप्त करना है तो n की वैल्यू अगर हम अनंत रख देंगे तो n चूंकि बटे में है, 1 बटे अनंत बराबर 0 होता है, तो इसलिए e की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अनंत अवस्था में 0 जो माना गया है वो मैथ द्वारा भी प्रमाणित हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता है, जैसे n घटता है, अनंत से घटता है, वैसे ही En का निरपेक्ष मान बढ़ता है, यानी ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है, बढ़ता जाता है और यह अधिक ऋणात्मक होता जाता है। En का निरपेक्ष मान बढ़ता जाता है और अधिक ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि ये ऋण चिन्ह लगा हुआ है। जब n बराबर 1 हो तब ऊर्जा का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होता है और यह कक्षा सबसे अधिक स्थायी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऋणात्मक का मतलब अब सबसे कम इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है, तभी वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कोई भैंस है, उसको खूंटे में बांध दो रस्सी से, तो बांधना चाहती है क्या, तोड़ के भागना चाहती है। तो जब वो रस्सी में बंधी है, मतलब खूंटे के सबसे करीब है, तब उसकी ऊर्जा सबसे कम है, क्योंकि अगर ऊर्जा होती तो तोड़ के भाग न जाती। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे पास यानी n बराबर 1 कक्षा में है, तब उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा अधिक ऋणात्मक है, मतलब यह कक्षा सबसे अधिक स्थायी है। हम इसे तलस्थ अवस्था कहते हैं। तो कई बार पढ़ा जा चुका है, तो इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए आगे हेडिंग आ गई हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज यहीं तक।